एक तरफ मगध में आम्रपाली के वापस आने के बाद वो बीमार पड़ गई थी, जिसका जिम्मेदार राजकुमारी सोम को समझ रही थी। तो दूसरी तरफ मगध से कोसों दूर अवंती के गुरुकुल में सम्राट के सभी पुत्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। राजनीति की कक्षा शुरू होने वाली थी। जब आचार्य कक्ष में आए तो सभी विद्यार्थी उनके अभिनंदन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो गए। आचार्य ने पूरे कक्ष में एक नजर दौड़ाई। वो वहां किसी को ढूंढ रहे थे। पूरे कक्ष को ध्यान से देखने के बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वो नाराज होते हुए कहते हैं, राजकुमार अजात शत्रु कहाँ गए? सामने खड़े बालक ने कहा, आचार्य जी, राजकुमार अजात शत्रु कक्षा शुरू होने से पहले ही चले गए। ये सुनकर आचार्य को क्रोध आ गया और वो भड़क गए, लेकिन मजबूर होते हुए कहते हैं, आज तो हमें अजात शत्रु की शिकायत करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बैठने का आदेश दे दिया और कहा, आप सभी कल का गृह कार्य दोहरा लीजिए, मैं बस अभी आया। ये कहकर आचार्य तुरंत वहां से जाने लगे। उनके जाते ही पूरे कक्ष में शोर मच गया। इसी दौरान गुरुकुल के सीमा को पार करके एक नौजवान युवक जंगल में धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाकर सामने घास खा रहे खरगोश पर निशाना दागने के लिए तैयार खड़ा था। उसके साथ ही एक कमजोर सा युवक भी था जो डरते डरते इधर उधर देख रहा था। उसने सामने खड़े विद्यार्थी से कहा, राजकुमार अजात शत्रु, चलिए चलते हैं। सभी आचार्य आपको ढूंढ रहे होंगे। यदि हम आज उन्हें कक्षा में नहीं मिले तो सजा मिलेगी। अजात शत्रु का तो पूरा ध्यान खरगोश पर था। उसने धनुष और तीर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सामने खड़े मीलन को शांत रहने का इशारा किया और जैसे ही आहट मिलते वो खरगोश भागने लगा, अजात शत्रु ने अपनी प्रत्यंचा छोड़ दी। एक ही पल में तीर जाकर खरगोश को लगा और वो वहीं मर गया। जैसे ही खरगोश ने दम तोड़ा, अजात शत्रु के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। उस खरगोश को तड़पता हुआ देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। उन्होंने उस कमजोर युवक मीरन की तरफ देखा और फिर कहा, हमें गुरुकुल के कक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना सीखना था हमने सीख लिया है और तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस जंगल में अजात शत्रु खड़े थे वहां वो अकेले नहीं थे। दूर से झाड़ियों के पीछे छिपी एक अनजान नजर उन्हें घूरते हुए देख रही थी। इन सब से अनजान अजात शत्रु उस युवक के साथ एक बार फिर शिकार के लिए आगे बढ़ गए। सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र अजात शत्रु था, जो उनकी और रानी कौशला देवी की संतान थी। दूसरा था हल और सबसे छोटा बेहल। ये दोनों सम्राट और रानी चेलना के पुत्र थे। मगध के नियमानुसार मगध के सभी राजकुमार को 12 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में दाखिला करवा दिया जाता है और उनके प्रत्येक क्षेत्र में पूरी तरह से परिपक्व होने के पश्चात ही मगध वापस लौटना अनिवार्य था। अजात शत्रु लगभग अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। बस बाकी था तो उसका अंतिम पड़ाव। वो जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके पीछे पीछे वो भी अनजान सी नजर बढ़ती जा रही थी। अजात शत्रु को एहसास हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे है। उसने जब पलट कर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद वो आगे बढ़ गया। जहां अजात शत्रु शिकार पर निकला था तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी मुकुंदा ने सोम के पास जाकर उससे साफ साफ सवाल किया कि क्या उसने आम्रपाली के साथ कुछ किया है। एक पल के लिए तो सोम निशब्द था, लेकिन फिर उसने कहा, राजकुमारी, हाँ, हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन आम्रपाली की तबीयत खराब होने की वजह हम नहीं है। इस बार हमने सच में कुछ नहीं किया। आप बेवजह हम पर संदेह कर रही हैं। सोम की आंखें उदासीन थी। उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। तो राजकुमारी ने पूछा, फिर तुम वहां से चले क्यों आए? तो सोम ने सपाट लहजे में जवाब दिया, क्योंकि हम सम्राट और आम्रपाली को एक साथ नहीं देख सकते। सोम की बात सुनकर राजकुमारी मुकुंदा ने उसे समझाने की कोशिश की और विनम्र स्वर में उससे कहा, सोम, उन दोनों का विवाह होने जा रहा है। तुम्हें अब आम्रपाली को भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए? ये सुनते ही सोम ने हैरानी से राजकुमारी मुकुंदा की तरफ देखा और कहा, हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगी, लेकिन अब हम आपकी बातें नहीं मानने वाले राजकुमारी मुकुंदा। हम वही करेंगे जो हमें उचित लगेगा। तो क्या चाहते हो तुम? आम्रपाली और सम्राट का विवाह रुक जाए? राजकुमारी ने दुविधा में सोम से पूछा। सोम ने चतुर नजरों से राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, हाँ, और उसे हम ही रोकेंगे, और इस बार आप कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारी माँ मातंगी का क्या? उसके साथ क्या हुआ था तुम्हें नहीं जानना?
मेरी माँ के साथ क्या हुआ था इस बात का सच तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे सामने आम्रपाली है और उन्हें मैं सम्राट का तो कभी नहीं होने दूंगा। सोम राजकुमारी की बात नहीं समझ पा रहा था, जिससे राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया और वो सोम पर नाराज होते हुए कहती हैं, तुम इतने घृणित कैसे हो सकते हो सोम? कैसा प्रेम किया था तुमने आम्रपाली से, जो प्रेम का मतलब ही नहीं समझ पाए? ये बोलकर उन्होंने अपने मन को शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, यदि तुमने सम्राट और आम्रपाली को दूर करने का मन बना ही लिया है तो हमें भी अच्छी तरह से याद है, हमने तुमसे उस गांव में कहा था कि अब तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हम तुम्हारा एक एक सच सम्राट को बता देंगे और हम अभी इसी वक्त सम्राट को तुम्हारे बारे में बता देंगे। इतना कहकर राजकुमारी वहां से जाने के लिए मुड़ गई। वो वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सोम ने राजकुमारी मुकुंदा के हाथ की कलाई कसकर पकड़ ली और क्रोध भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। राजकुमारी मुकुंदा के हाथों में दर्द हो रहा था। वो अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहती हैं, सोम यदि तुम पहले की तरह सुधर जाओगे तो हम तुम्हारे बारे में सम्राट को कुछ नहीं बताएंगे। हम भी प्रेम करते हैं तुमसे और हम अपने प्रेम को गलत होते हुए या गलत करते हुए कभी नहीं देख सकते। लेकिन सोम भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने राजकुमारी की बात मानने से इनकार कर दिया था। जब राजकुमारी मुकुंदा सोम से बात कर रही थी, उसी वक्त रूपमती त्रिलोक सिंह के पास भागते हुए आई। त्रिलोक सिंह मुख्यमंत्री वसुदेव के पास था। रूपमती उसे देखकर वहीं दूर रुक गई। उसकी आंखों में परेशानी दिख रही थी। जैसे ही त्रिलोक सिंह की नजर उस पर पड़ी, वो मुख्यमंत्री वसुदेव से बात खत्म करके तुरंत रूपमती के पास गया और कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना था? रूपमती ने घबराते हुए जवाब दिया, सेना नायक जी, वो रानी कौशला देवी, क्या हुआ उन्हें? त्रिलोक सिंह ने तुरंत चिंतित होते हुए पूछा। तो रूपमती ने कहा, वो पागल हो गई हैं, अपने कक्ष में जोर जोर से चिल्ला रही हैं। ये सुनते ही त्रिलोक सिंह ने रूपमती की बातें पूरी भी नहीं सुनी और भागते हुए कौशला देवी के कक्ष की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो रानी कौशला देवी के कक्ष के पास पहुंचा, सामने देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जैसे ही द्वार पर पहुंचा, उसके पैर वहीं रुक गए। पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। पूरा कक्ष अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। बड़े बड़े कीमती मिट्टी के गुलदस्ते टूटे हुए जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। बड़े बड़े लकड़ी के संदूकों को कौशला देवी ने जमीन पर गिरा दिया था और उनके अंदर के सामान को बाहर फेंक दिया था। और कौशला देवी अपने कक्ष में अपने बिस्तर के नीचे टिक कर बैठी हुई थी। उनके पूरे बाल बिखरे हुए थे, मानो उन्होंने अपना श्रृंगार नोच कर फेंक दिया हो। आंख के नीचे का काजल पूरी तरह से फैल चुका था। उनके माथे की बिंदी भी उन्होंने इस तरह से पोंछी थी जिसका लाल रंग पूरे माथे पर बिखरा हुआ था। आंख से बहते हुए आंसुओं ने उनके पूरे चेहरे को भिगो दिया था। ये देखते ही त्रिलोक सिंह जल्दी से उनके पास आया और उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या हाल कर लिया है आपने बहन, और क्या हुआ है आपको, हमें बताइए, हम हैं ना? कौशला देवी ने त्रिलोक सिंह की तरफ देखा और कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होना था अब होकर रहेगा। उन दोनों का विवाह हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं होगा बहन, कुछ भी खत्म नहीं होगा। त्रिलोक सिंह अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाया था कि रानी कौशला देवी ने तुरंत चिढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, हम देख रहे हैं हम कैसे लाचार पड़े हुए हैं। सम्राट ने हमारे हाथ ऐसे बांधे कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। काश हमने आम्रपाली को मगध आने से पहले ही मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं भाई, हमें घुटन हो रही है। ऐसा कहते हुए रानी कौशला देवी एक बार फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में उनके महारानी बनने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था और आम्रपाली के प्रति अथाह नफरत झलक रही थी। त्रिलोक सिंह ने उसे अपने गले से लगाते हुए शांत करने की कोशिश की और उसे वचन दिया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और नहीं होगा आम्रपाली और सम्राट का विवाह। तभी कौशला देवी को सोम का ध्यान आया और उसने त्रिलोक सिंह से कहा, भाई आप कुछ करना है कीजिए, लेकिन हमें अब किसी पर भी यकीन नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ कर पाएगा। हमें ही कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा और एक रास्ता दिख भी रहा है हमें। जहाँ कौशला देवी सोम की सच्चाई बाहर जानने के बारे में योजना बना रही थी, तो वहीं त्रिलोक सिंह के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। उसने रहस्यमय स्वर में कहा, हमें भी समझ आ गया है कि हमें क्या करना है।
एक तरफ मगध में आम्रपाली और सम्राट के विवाह की घोषणा होने के बाद उनके विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, तो वहीं अवंती के जंगल में अजातशत्रु एक के बाद एक कई शिकार कर रहा था। उसके साथ में आए युवक मीरन ने कहा, राजकुमार अब तो सारी कक्षा भी खत्म हो गई होगी, इससे पहले कोई जानवर हमारा शिकार कर ले, हमें चलना चाहिए। हमारा शिकार करने से पहले वो हमारा शिकार हो जाएगा। मीरन, डरो मत। इतना कहकर अजातशत्रु ने सामने झाड़ी की तरफ निशाना लगा दिया और कहा, यह रहा आखिरी शिकार। लेकिन उस झाड़ी में तीर लगते ही किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर अजातशत्रु और उनका मित्र तुरंत उस झाड़ी की तरफ भागे। उन्होंने झाड़ी हटाकर देखा तो एक आदमी जिसने अपना मुख ढक रखा था दर्द से करहा रहा था और तीर उसकी छाती पर जाकर लगा था। अजातशत्रु उसके लिए कुछ कर पाता, देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। ये देखकर मीरन के पसीने छूट गए। उसने कहा, राजकुमार ये तो मर गया, अब क्या करेंगे? उस आदमी के मरने से अजातशत्रु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने धनुष को कंधे पर चढ़ाते हुए कहता है, इसे यहीं छोड़ दो मीरन, किसी जानवर का भोजन बन जाएगा। क्या आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे मारा है? मीरन ने जैसे ही ये कहा, अजातशत्रु ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। एक पल के लिए मीरन की सांस रुक गई थी। अजातशत्रु उसे क्रूरता से घूरते हुए कहते हैं, तुमने ये हमारे सामने तो कह दिया है, यदि गुरुकुल में मुख खोला तो मारने से पहले हम सोचेंगे भी नहीं कि हम तुम्हारे मित्र हैं, समझ गए? इतना कहकर अजातशत्रु ने मीरन की गर्दन छोड़ दी। मीरन बुरी तरह से खांसने लगा। अजातशत्रु से वहीं छोड़कर जाने लगा था। मीरन ने खुद को संभाला और उस मृत व्यक्ति का शव देखकर वहां से चुपचाप अजातशत्रु के पीछे चला गया। लेकिन अभी भी कोई उन पर नजर रख रहा था। अजातशत्रु जहां से भागकर गुरुकुल से निकला था, वहीं से वापस मीरन के साथ वापस आ गया था। अजातशत्रु के सिर्फ दो मित्र थे, एक मीरन और दूसरा धैर्य। मीरन एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था और धैर्य अवध का राजकुमार था। उन्हें वापस आता देखकर धैर्य जल्दी से उनके पास आया और कहता है, अजातशत्रु कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी नहीं आज प्रधानाचार्य तुम पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। आज तो तुम्हें वो सजा देकर ही रहेंगे। तभी अजातशत्रु को प्रधानाचार्य ने बुलवा लिया। प्रधानाचार्य ने अजातशत्रु से क्रोधित स्वर में कहा, अजातशत्रु, जैसे जैसे आपके गुरुकुल को छोड़ने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, आप गुरुकुल के नियमों को पहले से भी ज्यादा तोड़ने लगे हैं। अब आपकी साम्राज्य संभालने की उम्र आ चुकी है। यदि आप इसी तरह से नियम तोड़ते रहे तो आचार्य अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज सुनकर अजातशत्रु के भी दोनों कान खड़े हो गए। उसने प्रधानाचार्य की तरफ देखते हुए कहा, आचार्य आपने आवाज सुनी? जब तक आचार्य कुछ समझ पाते, गुरुकुल के चारों तरफ घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते गुरुकुल के प्रवेश द्वार को तोड़ते हुए कई सारे घुड़सवार अपने हाथ में तलवार लिए प्रवेश कर गए। पूरे गुरुकुल में अफरा तफरी मच गई थी। सभी विद्यार्थी घबराकर एक कोने में जाकर खड़े हो गए थे। ये सारी आवाज सुनकर प्रधानाचार्य, आचार्य और अजातशत्रु भी गुरुकुल के मुख्य द्वार की तरफ भागे। सामने खड़े घुड़सवारों को देखकर अजातशत्रु और मीरन अचंभित थे, क्योंकि उन घुड़सवारों ने ठीक उसी तरीके की पोशाक पहन रखी थी जिसे अजातशत्रु ने जंगल में मार दिया था। मीरन ने अजातशत्रु के पास आकर धीरे से कहा, राजकुमार, कहीं उस आदमी का बदला लेने तो ये लोग यहाँ नहीं आए? अजातशत्रु ने मीरन की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, बात कुछ और ही है मीरन, हमें तो लग रहा है जैसे वो हम पर नजर रख रहा था। आखिर कौन थे ये घुड़सवार? सोम अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अब क्या करने वाला है? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव?